लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है हम लेक्चर नंबर 8 में कर चुके हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है और जब डिमांड कम होती है तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है एंड प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इनवर्स इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम करने जा रहे हैं, क्या सभी कमोडिटीज में ये लॉ लगता है? क्या लॉ ऑफ डिमांड 100% वैलिड लॉ है, हर कंज्यूमर पे हर गुड पर लगता है? द आंसर इज नो। पेज नंबर 43, डज लॉ ऑफ डिमांड एवर फेल? क्या लॉ ऑफ डिमांड कभी फेल होता है? Law of demand does not hold true all the time. There are some exceptions also. Underline the word exceptions. कई गुड्स ऐसे होते हैं कि वो लोग इसीलिए डिमांड करते हैं क्योंकि उनको शो ऑफ करना होता है। डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन्स, सॉलिटेयर ज्वेलरी, लुधियाना के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉट नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली, पंजाब के अंदर बड़े बड़े मैरिज पैलेसेस, ब्रांडेड मेकअप आर्टिस्ट, मैरिजेस पे म्यूजिशियंस या फिर सिंगर्स को बुलाना, ये सभी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है। ये लोग इसलिए नहीं खर्चते, लोग इन पर खर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका प्राइस कम है। लोग इन पर इसलिए खर्चा करते हैं क्योंकि इनका प्राइस ज़्यादा है। मार्केट में शो ऑफ करने के लिए, हम भी इन्हीं में से हैं। अगर आपके मदर या आपके पास कोई डायमंड ज्वेलरी है तो यू आर द पार्ट ऑफ द मार्केट। देयर इज़ नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट कि we are doing show off. We do. You do, your family does, I do, my family does. We are the part of the market. पर जो गुड्स शो ऑफ के लिए होते हैं वो गुड्स वेबलन गुड्स होते हैं। ये गुड्स ढूंढे थे प्रोफेसर वेबलन ने। जब लॉ ऑफ डिमांड बना तो प्रोफेसर वेबलन डेटा इकट्ठा कर रहे थे, स्टैटिस्टिकल डेटा, और उन्हें कुछ ऐसे गुड्स मिले जिस पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा था। उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च की गई। रिसर्च करने के बाद ये प्रूफ हो गया कि ऐसे गुड्स मार्केट में होते हैं और उनको, दैट इज़ द डॉक्टरेट, उनके पेपर्स पब्लिश हुए और अब हम ये पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर वेबलन ने ये चीज़ फाइंड आउट की थी, इसीलिए इसे वेबलन गुड्स कहा जाता है और कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल मतलब गुड्स, डिस्टिंक्शन मतलब अलग। मार्केट से अपने आप को अलग शो करने के लिए आप ये गुड्स डिमांड करते हैं। प्राइस ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम, डिमांड कम, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। Article of distinctions. These goods are also known as Veblen goods or prestigious goods. Persons demand these goods because they want to hold their social status. Diamonds, gold नहीं लिखेंगे आप क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, शो ऑफ नहीं है। प्लीज कंसीडर, डायमंड्स शो ऑफ है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि डायमंड सिर्फ एक पीस ऑफ स्टोन है। जो आपने डायमंड्स होल्ड किए हैं वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड आपके लिए इन्वेस्टमेंट होती है। डायमंड्स, लग्जरी कार्स, इफ यू आर डिमांडिंग बलिनो, डिजायर, स्विफ्ट, तो ये नेसेसिटीज हैं, कंफर्ट्स हैं। बट इफ यू आर डिमांडिंग ऑडी, मर्क, तो ये लग्जरी, इनकी एडवर्टीजमेंट भी बहुत कम आती है क्योंकि जो लोग ने खरीदना है वो इसलिए खरीदना है क्योंकि महंगा, इसलिए नहीं खरीदना क्योंकि ऐड आ रही है। लग्जरी कार, सॉलिटेयर ज्वेलरी,
are some of the examples of it. 2. Giffen goods. ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया था. गिफिन गुड्स होते हैं हाईली इंफीरियर गुड्स. आई रिपीट, गिफिन गुड्स होते हैं हाईली इंफीरियर गुड्स. ये वो गुड्स होते हैं जो इसलिए डिमांड किए जा रहे हैं क्योंकि आप नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स को डिमांड नहीं कर पा रहे. आपके नेसेसिटी गुड्स हैं इंफीरियर से भी नीचे. ये पॉइंट मैंने आपको बताया था. प्रोफेसर गिफन ने ये गुड्स ढूंढे थे अर्ली 19th सेंचुरी में, जब उन्होंने देखा कि जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली कमाते हैं, खाते हैं, जैसे ब्रेड का प्राइस इंक्रीज किया, लॉ ऑफ ब्रेड्स का प्राइस इंक्रीज किया, उसकी डिमांड बढ़ गई. क्योंकि मंथ में कुछ दिन या वीक में कुछ डेज वो मीट कंज्यूम करते थे. क्योंकि ब्रेड का रेट बढ़ गया तो उनको ब्रेड की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन वो मीट कंज्यूम करते थे वो मीट को डिमांड नहीं कर पा रहे थे और उन दिनों भी उनको ब्रेड ही कंज्यूम करनी पड़ी. गिवन गुड्स, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगी. These goods are demanded because of the inability of the consumer, that is consumer has no purchasing power for normal goods. लिख लीजिए, these are demanded because of the inability of the consumer to purchase normal or inferior goods. To purchase normal or inferior goods. That is, consumer has no purchasing power for normal goods. Price effect in given goods is positive. प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है. प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम होगा. फुल स्टॉप के आगे लिख लीजिए, these are highly inferior goods. These are highly inferior goods. ये बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर गुड्स होते हैं. फुल स्टॉप. थर्ड, आउट ऑफ इग्नोरेंस, कंज्यूमर को ये लगता है सस्ता होगा तो अच्छा नहीं होगा. यस, मैनी अ टाइम्स हम कहते हैं चाइना का सामान है, ज़्यादा देर नहीं चलेगा. ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है. दिस इज़ आउट ऑफ इग्नोरेंस. क्योंकि सस्ता होता है इसलिए ज़्यादा देर नहीं चलेगा. नो, ये प्रूव हुआ था वर्ल्ड वॉर 2, जब रशिया और अमेरिका की वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी. जस्ट वर्ल्ड वॉर 1-2 से पहले एक बुक पब्लिश हुई थी, ध्यान दीजिएगा. डॉलर्स में थी, यूरोपियन ऑथर था बुक का, तो प्राइस यूरो में, डॉलर में, सेंट्स में था. मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ because I need to explain example. I'm not here to teach you history. There was a book, there was a new author and the old publication. वो जो बुक थी एक बहुत ही नया कंसेप्ट टच कर रही थी. बुक का प्राइस कुछ रखा था 100 रुपीज़, सेंट्स में था, लेट इट बी 100 रुपीज़. वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात है. बुक बिल्कुल भी नहीं बिकी, सेल ही नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं चला व्हाट इज़ द रीज़न. वर्ल्ड वॉर 2 मार्केट में सारी बुक्स पड़ी हैं, वेयर हाउस में पड़ी हैं, होलसेलर रिटेलर ने नहीं खरीदी तो कस्टमर्स को क्या मिलेगी. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पब्लिकेशन में एक इकोनॉमिस्ट ने ज्वाइन किया. उस इकोनॉमिस्ट ने, स्टैटिस्टिशियन ने इस बुक को प्रोजेक्ट लिया और इस प्रोजेक्ट में क्या किया, उस पूरी बुक की पैकिंग दोबारा की, पैकेजिंग की गई. पैकेजिंग करने के बाद उसका प्राइस कर दिया 1200 रुपीज़, 12 गुना ज़्यादा.
एक नॉर्मल बुक 400 to 600 की सेल होती है, वो बुक 1200 की पैक करके बेच दी गई, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट विद इन फोर्टनाइट, 15 दिन के अंदर सारी की सारी बुक्स बिक गई जो 5 साल में नहीं बिकी। जो 5 साल में बुक्स नहीं बिकी, 15 डेज के अंदर वो सारी की सारी बुक सेल आउट हो गई। 100 रुपए की बुक को 1200 में बेचा गया, नॉर्मल बुक से डबल प्राइस करके, ट्रिपल प्राइस करके। वाई? आउट ऑफ इग्नोरेंस। लोगों को लगा कि 1200 की बुक है, पता नहीं उस बुक में क्या होगा, और वो बुक की क्वालिटी को अच्छा माना गया क्योंकि पहले उसकी क्वालिटी को बुरा माना गया था, और वो डिमांड बढ़ गई। नाउ सी, प्राइस बढ़ गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। प्राइस बढ़ गया, एक्चुअल में डिमांड कम होनी चाहिए थी, पर डिमांड बढ़ गई। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। दिस इज आउट ऑफ इग्नोरेंस। पहला और दूसरा पॉइंट गुड्स की नेचर पे डिपेंड करता है, और तीसरा पॉइंट कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। Sometimes more goods are purchased even at higher price just out of ignorance. Consumer feels that higher price implies the quality goods, and vice versa. लिख लीजिए, and vice versa. कौन सा रिलेशन है? डिमांड, प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ गई। गिफिन गुड्स हो, वेबलन गुड्स हो, या आउट ऑफ इग्नोरेंस हो। इन ऑल अबव सिचुएशन, demand curve of the commodity will be positive slope, that is upward sloping. इन सभी केसेस में डिमांड कर्व ऐसे रहती है। प्राइस, डिमांड, प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो, चाहे मार्केट डिमांड हो, लॉ ऑफ डिमांड ही फेल हो जाता है। डन। और भी कुछ एक्सेप्शंस है हमारे सिलेबस में, यही है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। मनी, माइजर्स, कंजूस, हॉबीज, इन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। हॉबीज के केस में स्ट्रिक्टली लॉ ऑफ डिमांड इन 3 केसेस में ही फेल होता है प्रैक्टिकली हमेशा। गिवन गुड्स, वेबलन गुड्स, एंड आउट ऑफ इग्नोरेंस। Let's proceed with some of the questions of law of demand. Law of demand के कुछ questions पे move कर रहे हैं। Only one page is left, 48 पेज रह गया, जिसमें पढ़ेंगे law of demand लगता क्यों है। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 8। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स इन इंफीरियर गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स में फेल हो जाता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हाईली इंफीरियर गुड्स में फेल होता है, जो गिफन गुड्स हैं। सभी इंफीरियर गुड्स पे फेल नहीं होता। ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स, ओनली दोज इंफीरियर गुड्स आर गिफन इन विच प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, पॉजिटिव। सो लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स में फेल हो जाता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स में तो लगता है, इंफीरियर गुड्स पे भी लगता है, सिर्फ गिवन गुड्स में फेल होता है। लिखिए, लॉ ऑफ डिमांड does not fail in all the inferior goods. Law of demand
does not fail in all the inferior goods. Full stop. The inferior goods whose price effect is positive, are known as Giffen goods. Full stop. Thus, law of demand fails in case of Giffen goods. Law of demand fails in case of Giffen goods. Full stop. In case of Giffen goods, comma, with the increase in the price of the commodity, comma, demand rises and vice versa. Demand rises and vice versa. Full stop. It is important to note that all Giffen goods are inferior goods. All Giffen goods are inferior goods, but all inferior goods are not Giffen goods. But all inferior goods are not Giffen goods. Full stop. Next question. Question number 17th. Question number 17th. What are other things remaining constant in law of demand? What is law of demand? Law of demand states that with the increase in the price of the commodity, the quantity demanded falls and vice versa. Other things remaining constant. Question है ये other things क्या है? Does any change on these things affect the demand curve? अगर इनमें कोई change आएगा तो क्या demand curve में फर्क होगा? If yes, how? अगर इनमें कोई change आएगा तो demand curve में क्या फर्क होगा? 4 marker question. लिखिए. Write down the answer. Write down the answer. Law of demand states that with the increase in the price of the commodity, comma,
the quantity demanded falls, the quantity demanded falls, and vice versa, and vice, V-I-C, vice versa, V-E-R-C-A, versa, comma, other things remaining constant, other things remaining constant, full stop. क्वेश्चन में पूछा ये अदर थिंग्स क्या होती हैं, व्हाट आर द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लिखे these comma other things remaining constant, these comma other things remaining constant refers to all the factors affecting price, refers to all the factors affecting demand of the commodity, refers to all the factors affecting demand of the commodity except its own price, except its own price, full stop. It means except price of the commodity, except price of the commodity, comma, all other factors are assumed to be constant. All other factors are assumed to be constant. आगे पूछे, Does any change on these things affect the demand curve? अगर इनमें कोई चेंज होगा तो क्या डिमांड कर्व पे फर्क पड़ेगा? Certainly yes. Change the paragraph. Change the paragraph. Any change in these factors, any change in these factors will shift the demand curve of the commodity, will shift the demand curve of the commodity, full stop. Following figure will explain this point more clearly. Following figure will explain this point more clearly. अब साथ साथ कर्व बना सकते हैं. On the x-axis its quantity demanded, on x-axis its quantity demanded, on y-axis its price, on y-axis its price. This is the demand curve of the commodity. This is the demand curve of the commodity. The dd will shift to the right to d1 due to some favorable changes, and dd will shift to the left to d0 due to some unfavorable changes.
So at same price OP, less will be demanded or more will be demanded depending upon unfavorable changes and favorable changes respectively. Please make this diagram. I need to explain this. We still need 2-3 minutes. 2-3 मिनट लगेंगे अभी. Please make this diagram. Write down the explanation. Write down the explanation. Due to favorable changes towards the good, demand curve will shift to the right, that is from DD to D1 D1. Due to favorable changes towards the good, demand curve will shift to the right, that is from DD to D1 D1. आगे ड्यू टू, मैंने बुलेट्स में लिखे, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस टुवर्ड्स द गुड, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस टुवर्ड्स द गुड, डिमांड कर्व will shift to the left, that is from DD to D0 D0. सो आई होप आपका सम कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन था लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्या होते हैं. हमने बता दिया लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर्स होते हैं सभी फैक्टर्स प्राइस छोड़ के. फिर क्वेश्चन में था कि अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो क्या डिमांड कर्व में फ़र्क पड़ता है. हमारा आंसर था येस, बिल्कुल पड़ता है. फेवरेबल चेंजेस से डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट करती है, अनफेवरेबल चेंजेस से डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करती है. आगे बढ़ते हैं. Question number 26. Question number 26. Explain law of demand with the help of a diagram. State its exceptions. डायरेक्ट क्वेश्चन. डेफिनेशन के साथ अजम्पशन जरूर लिखनी है. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. शेड्यूल ना बनाए तो चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम लिखा है. 6 मार्कर क्वेश्चन है, डायग्राम इज मैंडेटरी. एक्सेप्शंस लिख देंगे. अगर यहाँ पे एक्सेप्शंस ना लिखा होता तो ना भी लिखो चलेगा. तो आपको डेफिनेशन, फैक्टर्स मतलब अजम्पशंस, शेड्यूल डायग्राम दोनों बनाने हैं. पेपर में शेड्यूल डायग्राम दोनों बनाने हैं, बट इस क्वेश्चन में एक्सेप्शंस पूछी हैं तो एक्सेप्शंस लिखनी ज़रूरी है. तो अगर आप शेड्यूल ना भी बनाए तो चलेगा. लिखिए आंसर 26. रेफर पेज 42 एंड 43. रेफर पेज 42 एंड 43. Moving on. Write down one question. Write down one question. What is the impact on the demand of a good? What is the impact on the
demand of the good if the expected price in the near future of the good will decrease. If it is expected that the price of the given product in near future, the price of the product in near future will decrease. 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन. फ्यूचर में हमें पता है कि प्राइस कम होने वाला है, तो बताइए अब इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है. जो लोगों को वो प्राइस फ्यूचर का कम हो रहा है, राइट, हमें पता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है. जो लोग डिमांड करना चाहते हैं आउट ऑफ नेसेसिटी, वो तो अभी डिमांड करेंगे. पर जो लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, द कंज्यूमर बेस दैट कैन पोस्टपोन देयर डिमांड, जो डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं वो अभी डिमांड नहीं करेंगे. वो कब डिमांड करेंगे? फ्यूचर में. दे विल डिमांड इन फ्यूचर, और आज की डिमांड कम हो जाएगी. दिस इज द डिमांड कर्व, और आज डिमांड कम हो जाएगी, डिक्रीज, लेफ्टवर्ड, बिकॉज दे कैन पोस्टपोन इट. वो कहेंगे रैशनल कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करेगा फ्यूचर में, वो कहेगा अभी क्यों खरीदना है, बाद में खरीद लेंगे, सस्ता मिलेगा, रैशनल है. राइट डाउन दी आंसर. जैसे कि 16 फेब को मेरी वाइफ का बर्थडे है, फॉर एग्जाम्पल. इट इज़ नॉट ऑन 16 फेब, फॉर एग्जाम्पल. मुझे कुछ चॉकलेट्स गिफ्ट करनी है. मुझे लगता है अगर मैं 13 या 12 फेब को चॉकलेट्स लेके आऊँगा तो प्राइस मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा. आफ्टर वैलेंटाइंस डे 15 फेब को या 16 फेब को प्राइस कम हो जाएगा चॉकलेट्स का, रोजेस का, टेडी बियर्स का. सो बेटर है कि मैं बाद में खरीदूं. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस विल डिक्रीज. आई कैन वेट, आई कैन पोस्टपोन द डिमांड. 3 मार्कर है तो कर्व बनाने की जरूरत नहीं है. 4 मार्कर होता तो बनाते. राइट डाउन दी आंसर. If it is expected that the price of the commodity will reduce, the price of the commodity, write down the answer. If it is expected that the price of the commodity will reduce in the near future, then the consumers who can postpone their demand, will demand later on, will demand the commodity later on.
full stop. Thus, comma, the current demand of the commodity will decrease. Thus, comma, the current demand of the commodity will decrease. Full stop. This can be shown by the leftward shift of the demand curve. This can be shown by the leftward shift of the demand curve, that is at same price, that is comma, at same price less will be demanded. At same price, comma, less will be demanded. इसका मतलब ये नहीं है प्राइस चेंज हो रहा है. सी फ्यूचर प्राइस अदर फैक्टर है, प्राइस इज द मेन फैक्टर. फ्यूचर प्राइस आर द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस इन फ्यूचर आर द अदर फैक्टर्स. फुल स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन. What do you mean by आगे 5 पॉइंट हैं. क्रॉस डिमांड, सेकेंड joint demand, third composite demand, fourth 4 points here, alternative demand. Four marker question, 4 points, 1 mark each. 1 mark each. What do you mean by cross demand, joint demand, composite demand and alternative demand? Write down. Write down the answer. Write down the answer. Number one. Cross demand refers to a relationship. Cross demand refers to a relationship between the demand of a commodity, between the demand of a given commodity and the price of and the prices of related commodities and the prices of related commodities. related commodities के ब्रैकेट में लिखिए substitute and complementary. substitute and complementary. So हमने याद होगा रिलेटेड गुड्स में 2 गुड्स पढ़े थे. हमने रिलेटेड गुड्स में 2 गुड्स पढ़े थे, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. यस, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ये वही चीज़ है. डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चाहे सब्सटीट्यूट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो.
अगर उनके रिलेशन को पढ़ेंगे तो उसे हम क्रॉस डिमांड कहेंगे। क्रॉस डिमांड, एक का डिमांड किसी और का प्राइस। सेकेंड, जॉइंट डिमांड। लिखिए जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का मतलब होता है जब आप काफ़ी सारी चीज़ों को डिमांड करते हैं एक डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे चाय, चाय को डिमांड करने के लिए आपको डिमांड करना पड़ता है वाटर, शुगर, टी और टी लीव्स एंड अ फायर। इफ नॉट फायर, द चूल्हा वन जिस पर आपने प्रिपेयर करना है। और if you want to demand a burger, burger is a joint demand of buns, sauces, tomato and the vegetables you put in the tikki. Joint demand. लिखिए, when two or more goods are demanded simultaneously, when two or more goods are demanded simultaneously to satisfy a particular want, to satisfy a particular want, comma, then such a demand is called a joint demand. Then such a demand is called joint demand. Full stop. For example, demand for sugar, milk and tea leaves, demand for sugar, milk, sugar comma milk and tea leaves is a joint demand, comma, as they are demanded together to prepare tea. As they are demanded together to prepare tea. As they are demanded together to prepare tea. और भी कोई एग्जाम्पल लिख ही सकते हैं। जैसे एग्जाम देने के लिए आप जॉइंट डिमांड करेंगे पेंसिल, पेन, पेपर, वॉच, क्लॉक। थर्ड, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, अगर आप एक चीज को डिमांड कर रहे हैं बट उसके डिफरेंट यूजेस हैं, यू आर डिमांडिंग वन थिंग, कंपोजिट डिमांड। The demand of a good that can be used to satisfy various alternative different demands. लिखिए, when a commodity can be put to several uses, when a commodity can be put to several uses, comma, its demand is known as composite demand. Its demand is known as composite demand. Full stop. For example, comma, demand for electricity is a composite demand. Demand for electricity is a composite demand as it can be used to various purposes. It can be used to various purposes like
running the refrigerator, running the refrigerator, comma, running AC, comma, lightning, etc. Lightning, etc. Fourth, ऑल्टरनेटिव डिमांड. देखिए इन दोनों को मैं ऐसे समझाऊंगा. कंपोजिट डिमांड क्या होता है? एक चीज डिमांड, अलग अलग यूजेस. दिस इज कंपोजिट डिमांड. ऑल्टरनेटिव डिमांड क्या होता है? डिमांड वन काफी चीजें उसको सेटिस्फाई कर सकती है. इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड किया, काफी ज्यादा यूजेस हैं, कंपोजिट डिमांड. बफे को डिमांड किया, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, बफे के लिए डिमांड है फूड, ऑप्शंस बहुत सारे हैं. यू हैव वैरायटी ऑफ स्नैक्स, यू हैव वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स, यू हैव वैरायटी ऑफ मेन कोर्स. You demand electricity, different uses. You demand food, different alternatives. लिखिए नंबर 4, alternative demand. लिखिए नंबर 4, alternative demand. Demand is known as alternate demand. Demand is known as alternate demand, comma, when it can be satisfied by different alternatives. When it can be satisfied by different alternatives. Full stop. For example, full stop. For example, there are number of options to satisfy the demand for appetite food. There are number of options to satisfy the demand for food in a buffet, 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 buffet. To satisfy the demand for food, bracket में buffet, like rice, comma, chapatis, comma, salads, etc. Rice, chapatis, salads, etc. Full stop. I hope you are clear with the alternative demand as well. Cool? Perfect. This is all about lecture number 9. कल हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. दिस इज द लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 10. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है. क्वेश्चन है व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? Tomorrow we'll wind up our chapter. Till then, bye bye. God bless.